अध्याय 3 ग्रैंड मास्टर। चीहे निवास में याओगुआंग अभी टीवी चालू करने ही वाला था कि सब कुछ अंधेरा हो गया। बिजली फिर से चली गई। उसने हल्के से कहा, हाल ही में बिजली कटौती थोड़ी ज्यादा ही हो रही है। क्या इनका संबंध दैत्यों से है? 1-2 साल से ब्लैकआउट अधिक बार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दैत्य हमेशा से मौजूद नहीं थे, या कम से कम उन्होंने हाल ही में अपनी चाल चलनी शुरू की है। लेकिन फिर शियाली ने 10 साल पहले ही अपना नाम कैसे बना लिया था? वह इसका मतलब समझ नहीं पा रहा था। फिर भी ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था। 1 साल पहले एक युवक की एक दैत्य से संयोग से मुलाकात हुई थी। घटना की सूचना देने के बाद अगले ही दिन एक दूसरे दैत्य ने उस पर हमला कर उसे मार डाला। तभी याओगुआंग इस दुनिया में आया था और उस युवक के शरीर पर कब्जा कर लिया था। यह तथ्य कि उसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया गया था, यह दर्शाता था कि राक्षसों ने मानव समाज में कितनी गहराई तक घुसपैठ कर ली थी। वैसे भी उसे केवल अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। अगर राक्षस उसे मारने आए तो वह राक्षसों को मार देगा। राष्ट्र एक दूसरे से अलग होते हैं, दायु दाक्ष्या नहीं है। याओगुआंग सोफे पर बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मानसिक दुनिया के अंदर लगभग 4 मीटर लंबा एक प्राचीन पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो एक रहस्यमयी आभा बिखेर रहा था। याओगुआंग को लगा कि यह पेड़ ही उसके पुनर्जन्म के पीछे का कारण था। हालांकि उसे अभी भी इसके बारे में और बहुत कुछ पता लगाना था। एक बात वह जानता था कि मुख्य तने से निकली 3 शाखाएं प्रत्येक एक अलग पेशे का प्रतिनिधित्व करती थीं। मार्शल दाओ, डेमन हंटर, व्यापारी। मार्शल दाओ का अभ्यास करना, राक्षसों का वध करना, मुनाफे के लिए व्यापार करना, ये सभी क्रियाएं उस पेड़ को पोषक तत्व या यूं कहें कि अनुभव अंक प्रदान करती थी, जिससे उसकी शाखाएं बढ़ती थीं। मुख्य बात यह थी कि वह पेड़ के पोषण को अपनी इच्छानुसार किसी भी शाखा की ओर निर्देशित कर सकता था। अभी याओगुआंग का ध्यान डेमन हंटर शाखा पर था। तीसरे स्तरीय उच्च श्रेणी के हॉर्न फेन को मारा। डेमन हंटर शाखा का पहला स्तर विकास पोषक तत्व प्राप्त कर चुका है। मुख्य तने द्वारा सभी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिए जाने के कारण विकास रुका है। उसने अगली बार मार्शल दाओ शाखा पर नजर डाली। मुख्य तने से पोषक तत्व डाले गए, तीव्र विकास जारी है। नजदीक से निरीक्षण करने पर मार्शल दाओ शाखा में और अधिक विस्तृत जानकारी थी। स्तर तृतीय स्तर ग्रैंड मास्टर। दाओ फल रूपहीन अनुभूति। एक जैसे जैसे मार्शल दाओ शाखा अपनी तीव्र वृद्धि जारी रख रही थी, याओगुआंग को महसूस हो रहा था कि वह शून्य को भेदते हुए किसी रहस्यमय लोक से मार्शल दाओ के अनंत और अदृश्य ज्ञान को खींच रही थी। यह ज्ञान फिर पूरी तरह से अवशोषित होने के लिए उसके मन में बह गया। उस क्षण एक ग्रैंड मास्टर द्वारा आंतरिक अंगों को परिष्कृत करने के बारे में सब कुछ उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उसने अंगों को परिष्कृत करने से संबंधित ज्ञान का एक एक अंश पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। ग्रैंड मास्टर्स में भी कोई भी अंग परिष्करण चरण में उसकी अंतर्दृष्टि का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक मार्शल पैरगन भी उसकी समझ का 10वां हिस्सा भी नहीं दे सकता था। कुछ समय बाद याओगुआंग ने अपनी आंखें खोली। मार्शल दाओ शाखा का तीसरा स्तर खिलना शुरू हो गया था और वह फल देने से सिर्फ 1 या 2 कदम दूर था। मार्शल दाओ का तीसरा स्तर अभी पूर्णता तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं इसे पहले ही महसूस कर सकता हूं। मेरा शरीर अब पूर्ण आंतरिक परिष्करण तक पहुंच सकता है। रक्त नवीनीकरण और मज्जा शुद्धिकरण में केवल 3 से 5 साल लगेंगे। वह थोड़ी देर के लिए रुका। नहीं, मैं और ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। इस सारे ज्ञान से मैं उन तरीकों से अपने अंगों को परिष्कृत कर सकता हूं जिन्हें दूसरे चरम मानेंगे।
इससे आवश्यक समय काफी कम हो जाएगा और अगर मैं इसे और तेज करने के लिए दवा का उपयोग करूं तो मैं आंतरिक परिष्करण 1 साल में पूरा कर सकता हूं। वह 1 साल में ग्रैंड मास्टर और 2 साल में एक मार्शल आदर्श बन सकता था। इसके अलावा याओ गुआंग ने गहरी सांस ली, उसका सीना फैल गया और उसके शरीर के भीतर की शक्ति एक पल में सघन हो गई। फिर जब उसने अपनी बाह आगे बढ़ाई तो उसकी हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ गूंज उठी। धम्म, एक गहरी दबी हुई आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उसके मुक्के के सामने की हवा बिखर गई, जिससे एक दिखाई देने वाली झटकेदार लहर बनी जो हर दिशा में फैल गई। बैठक में कुछ छोटे गहने उस लहर से उड़कर बिखर गए और यहां तक कि पर्दे भी जोर से फड़फड़ाने लगे। कोर जिन, याओ गुआंग ने फुसफुसाया। चतुर्गुण प्रशिक्षण पद्धति में बाहरी रूप से शरीर का प्रशिक्षण, स्नायुओं को खींचना और हड्डियों को मजबूत करना, आंतरिक अंगों को मजबूत करना और अंत में रक्त का नवीनीकरण और मज्जा की सफाई करना शामिल था। दूसरे शब्दों में इसका मतलब अपने शरीर को विकास के स्तर तक मजबूत करना था। इस बीच स्पष्ट जिन, छिपा हुआ जिन, रूपांतरण जिन और कोर जिन मार्शल दाओ की चतुर्गुण युद्ध पद्धति का प्रतिनिधित्व करते थे। केवल वे ही जो कोर जिन में पारंगत थे अपनी ची को एक कोर में केंद्रित कर सकते थे और उसकी शक्ति के माध्यम से रक्त का नवीनीकरण और मज्जा की शुद्धि कर सकते थे। तो यही कोर जिन है। याओ गुआंग ने अपने उफनते हुए रक्त और ची को शांत किया। एक कोर बनाने और रक्त का नवीनीकरण तथा मज्जा की सफाई पूरी करने के बाद कोई व्यक्ति मानव शरीर की सीमाओं को पार कर एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार सामान्य से परे होकर एक मार्शल आदर्श बन जाता है। इसलिए जो लोग इस क्षेत्र तक पहुंचते थे उन्हें मार्शल आदर्श के रूप में सम्मानित किया जाता था। ऐसा व्यक्ति शायद पूरे तियाननान प्रांत में भी मौजूद न हो। इसके अलावा एक मार्शल पैरगन पहले से ही मानव शरीर की सीमाओं को पार कर सकता है, तो उससे भी आगे क्या है। एक मार्शल देवता, कोई दिव्य प्राणी, अमरत्व, बादलों पर सवारी करना, एक मुक्के से पहाड़ों और नदियों को हिला देना, शायद शून्य को भी चकनाचूर कर देना। उसे नहीं पता था, लेकिन चूंकि दैत्य मौजूद थे इसलिए खुद अमर बनना कोई बहुत दूर की बात नहीं थी। उसका मन एक पल के लिए मार्शल दाओ की शाखा पर खिले फूल पर अटका रहा। तीसरे स्तर का दाओ फूल खिल गया है। ग्रैंड मास्टर स्तर पूरा होने में 20% से भी कम बचा है। देखें तब यह किस तरह का दाओ फल देगा। हर बार जब कोई स्तर पूरा हो जाता तो उसकी शाखा पर फूल खिलता और फल लगता। हर दाओ फल एक गुप्त तकनीक को जन्म दे सकता था। मार्शल आर्टिस्ट स्तर का रूफीन और मार्शल मास्टर स्तर का धारणा दोनों ही ऐसे फलों से ही आए थे। घंटी 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 तिल्द। रिंगटोन ने अचानक खामोशी को तोड़ दिया। याओ गुआंग ने स्क्रीन पर नजर डाली। यह सु आनपिंग था। उसका कॉल लॉग देखने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि यह नंबर हर दिन एक बार बजता था। जहां तक इस नंबर के मालिक की बात है, वह उसके शरीर के पिता थे। तार्किक रूप से चूंकि वह इस शरीर में पुनर्जन्म ले चुका था, इसलिए उसे यह कर्म भुगतना चाहिए था। लेकिन वह परिवार था खैर एकदम बेतुका। उनमें से हर एक अपनी अपनी जगह एक सिरदर्द था। और चूंकि माता पिता का तलाक 2 साल से भी पहले हो चुका था, इसलिए रिश्ते उलझे और गड़बड़ थे। उसने बस मूल व्यक्ति के तरीके का अनुसरण किया और उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। रिंगटोन कुछ देर तक बजती रही, फिर बंद हो गई। जैसे ही याओ गुआंग ने सोचा कि यह रोज की तरह की कॉलिंग है, फोन फिर से बज उठा और इस बार यह लगातार 6 बार बजता रहा। कॉल करने वाले का स्पष्ट इरादा था कि जब तक वह फोन नहीं उठाता तब तक वह कॉल करता रहेगा।
कॉल सिर्फ सु आनपिंग की नहीं, बल्कि झांग या नाम की एक महिला की भी आ रही थी। वह महिला उस शरीर की मां थी। जब 8वीं बार रिंगटोन बजी तो याओ गुआंग को लगा कि कुछ गंभीर हो गया है। आखिरकार उसने फोन उठाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सु आनपिंग की चिंतित आवाज सुनाई दी। आ गुआंग, जल्दी से छिप जा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, झांग या ने फोन छीन लिया। लगता है सु याओ गुआंग, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया और तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि तुम अब बड़े हो गए हो, है ना? तुम। याओ गुआंग ने फोन काट दिया और उसकी लंबी चौड़ी बात बीच में ही रोक दी। 10 सेकंड बाद फिर से रिंगटोन बजने लगी। उसने फोन का स्विच ही बंद कर दिया। बोरिंग। याओ गुआंग ने फोन बिस्तर पर फेंक दिया। झुपना है। उसे अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी। यह निश्चित रूप से फिर से सु परिवार की कोई तुच्छ बकवास थी। बस यह सु परिवार सु आनपिंग के पक्ष को नहीं, बल्कि उसके असली पिता सु हुआईफेंग के परिवार को संदर्भित करता था। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधे ध्यान कक्ष में चला गया। अपने फेफड़ों को शुद्ध करने और अपनी अस्थि मज्जा को झकझोरने के लिए बाघचीता वज्र तकनीक का उपयोग कर रहा था। रक्त नवीनीकरण और मज्जा शुद्धिकरण के चरण को पूरा करने का प्रयास कर रहा था, ताकि वह सामान्य से परे जाकर एक मार्शल आदर्श बन सके। फिर भी इस बार चीजें अलग थीं। ध्यान लगाने के 1 घंटे से भी कम समय में याओ गुआंग को तीव्रता से महसूस हुआ कि गलियारे में एक छोटी सी यंत्रणा सक्रिय हो गई थी। उसने ऊपर देखा। अपने पैरों की उंगलियों से हल्की सी ठोकर मारकर जिन फूट पड़ा और वह कक्ष से बाहर निकल गया और अध्ययन कक्ष के खुले लैपटॉप के पास जा गिरा। स्क्रीन 8 खंडों में विभाजित थी। उनमें से एक में 3 फुर्तीले सिरिकिकैस सिरिकिक सिरिकिकैल सिरिकिकू एटा तेजी से करीब आ रहे थे। दैत्य याओगुआंग थोड़ा हैरान था। उसने अपनी परसेप्शन सक्रिय की। वातावरण संकुचित होकर उसके दिमाग में एक नक्शे के रूप में प्रक्षेपित हो गया, लेकिन किसी लाल बिंदु का कोई निशान नहीं था। दैत्य नहीं, बल्कि इंसान। फिर उसे पहले की वह फोन कॉल याद आई तो अब सुपरिवार गंभीर है। 3 घुसपैठियों में से एक स्पष्ट रूप से ताले खोलने में माहिर था। याओ गुआंग के किराए के अपार्टमेंट का दरवाजा मानो मौजूद ही नहीं था। उसे बड़ी आसानी से खोल दिया गया। अंदर पहुंचने पर समूह का नेतृत्व कर रहे ट्रेंच कोट वाले आदमी ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो सु के युवा स्वामी को ज्यादा दर्द के बिना मरने दो। युवा स्वामी सु। उसने कभी अपनी वंशावली को स्वीकार नहीं किया। वह सु परिवार का युवा स्वामी कैसे हो सकता है? छोटे बालों वाले आदमी ने जीभ निकालकर टोक दिया, क्या पारिवारिक झगड़े इतने बुरे हो सकते हैं? वाकी आंखें खोल देने वाला अनुभव है सु परिवार वाकी निर्दयी है। यह बस एक जूनियर द्वारा किया गया बेवकूफी भरा काम है। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? हमें पैसे मिल रहे हैं, बस यही मायने रखता है। हमने हाल ही में बहुत ज्यादा काम ले लिए हैं, इसलिए हम दयायु में ज्यादा देर नहीं रह सकते। एक बार यह काम हो गया तो हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। तीनों ने कुछ संक्षिप्त तेजी से बातें की, लेकिन अचानक एक और आवाज ने उन्हें बीच में टोक दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह जूनियर कौन था? और कौन, जाहिर है, उसका वह छोटा भाई? छोटे बालों वाले आदमी ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज बीच में ही रुक गई। उसकी नजरें अध्ययन कक्ष के दरवाजे की ओर तेजी से मुड़ी। याओ गुआंग ने बत्ती जला दी। इनकैंडेसेंट बत्ती ने कमरे को रोशन कर दिया और वह तुरंत जगमगा उठा। लगभग उसी क्षण ट्रेंच कोट वाला आदमी, जो स्पष्ट रूप से नेता था, एक शिकार पर झपटते चीते की तरह तेजी से आगे बढ़ गया। एक पल में वह उनके बीच के 4 मीटर की दूरी को पार कर गया और उसके हाथ में चमकती खंजर ने
याओगुआंग के गले की ओर एक तेज, सुंदर चाप बनाया। याओगुआंग ने खंजर की ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसने बस एक हाथ उठाया, अपनी उंगलियों को एक ब्लेड के आकार में जोड़कर उस आदमी के गले की ओर तान दिया। धम्म। यह कुछ खास नहीं था, न कोई दिखावा और न ही कुछ, और यह बस तेज था। इतना तेज कि उस आदमी की खंजर उसके पास पहुंचने से पहले ही याओगुआंग की उंगली तलवार ने पहले ही उसके गले की हड्डी को कुचल दिया था। उसकी गर्दन को तोड़ने के साथ साथ उस प्रचंड आंतरिक शक्ति ने उसकी गर्दन की नसों में एक जबरदस्त झटका भी भेजा, जिससे एक पल में ही उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। जब उनके शरीर एक दूसरे से टकराए तो उस आदमी का जानलेवा वार याओगुआंग की गर्दन से महज 3 सेंटीमीटर दूर से गुजर गया। हमला करने वाला लड़खड़ाया, फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने हाथ के अलावा याओगुआंग ने अपने शरीर का एक भी अंग नहीं हिलाया था। एक ताओवाद और बौद्ध धर्म में यह ताओवादी या बौद्ध प्रथाओं की उपलब्धियों और परिणामों को संदर्भित करता है। दो चीनी संस्कृतियों में उपसर्ग आह आमतौर पर उन लोगों के नामों के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो करीब होते हैं, खासकर परिवार के सदस्यों के नामों के साथ। अध्याय 4 व्यापारी। सस्ता छोटा भाई, उसका नाम फिर क्या था? याओगुआंग ने अपनी जरूरत की जानकारी खोजने के लिए अपने शरीर की यादों को खंगाला तो उसकी भौहें चढ़ गईं सही। इसका नाम सु सियांग्यांग है। हालांकि सु हुआईफेंग 6 बच्चों वाला एक कुख्यात प्लेबॉय था, लेकिन उसका केवल एक ही बेटा था, सु शियांग्यांग। ऐसा लगता है कि इस शरीर का पिछला मालिक उस व्यक्ति से डरता था जैसे ही वह सोच रहा था। याओगुआंग को पुराने याओगुआंग के बारे में और भी बातें पता चली। अब तक उसके सामने खड़े दोनों आदमी अचानक हुई इस हलचल से पैदा हुए सदमे से उबर चुके थे। दोनों झट से पीछे हट गए। उनमें से एक ने सहज रूप से अपनी कोट से एक बंदूक निकाल ली। याओगुआंग के मन में एक विचार आया, दायु में आग्नेयास्त्रों के कड़े नियम हैं, फिर भी उसके पास बंदूक है, जैसा कि पेशेवर हत्यारों से उम्मीद की जाती है। मुझे लगता है लगभग उसी क्षण जब बंदूक दिखाई दी, याओगुआंग ने अपने हाथ को झटका दिया। एक रूफीन तलवार निकली जो बंदूक पकड़े आदमी की कलाई को एक हल्की तीखी सीटी के साथ भेदते हुए उसकी ललाट में हथे सहित धंस गई। तुरंत बाद याओगुआंग ने हरकत की। उसके पैरों के नीचे से एक धीमी चीरने वाली आवाज उठी, जिनके अचानक उभार से उसके जूते के तले लगभग फट गए और जहां उसके पैर जमीन से रगड़े गए, वहां से धुएं का एक हल्का सा गुबार ऊपर उठा। पल भर में वह आखिरी छोटे बालों वाले आदमी के बगल में प्रकट हो गया। आदमी की भयभीत निगाहों के नीचे याओगुआंग ने अपनी उंगलियां फैलाईं और एक ही हथेली में उसका पूरा चेहरा जकड़ लिया और फिर आगे धकेल दिया। जिन ने उस आदमी के 80 किलो वजनी शरीर को हवा में उछाल दिया, लेकिन जैसे ही उसके पैर के अंगूठे आधे मीटर ऊपर उठे, उसकी उड़ान अचानक ही खत्म हो गई, क्योंकि उसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा बेरहमी से दीवार से टकरा गया था। धम्म। दीवार फट गई और हर तरफ धूल उड़ गई। कमरे में खून बिखर गया। उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया से वह झटके से हिला, मानो वह अभी भी संघर्ष कर रहा हो, लेकिन याओगुआंग का दाहिना हाथ उसे मजबूती से वहीं जकड़े हुए था। कुछ सेकंड बाद सारी हरकत बंद हो गई। जैसे ही याओगुआंग ने उसे छोड़ा, छोटे बालों वाले आदमी का शव फर्श पर लुढ़क गया। तभी याओगुआंग को कुछ एहसास हुआ। दरारों वाली दीवार, छिटके हुए खून और सफाई का इंतजार कर रहे 3 शवों को देखकर उसकी भौहें चढ़ गईं। मैं लापरवाह था, लगता है कि सफाई के लिए एक टीम ढूंढना जरूरी है, उसने कहा। उसने तुरंत शवों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। नकदी बहुत कम थी, कुल मिलाकर कुछ हजार ही थे, लेकिन एक काला बैंक कार्ड नजर में आया।
कार को देखते हुए याओ गुआंग ने कहा, एक टेरी बैंक अनाम कार। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि ट्रेंच कोट वाले आदमी के पास यह क्यों था। याओ गुआंग ने उस आदमी का फोन लिया, चेहरे की पहचान के लिए उसकी पलकें उठाईं और जब तक शरीर में गर्मी थी, उस आदमी की उंगलियों के निशान से डिवाइस को अनलॉक करके सारे उपलब्ध फंड ट्रांसफर कर लिए। मार्शल दाओ साधना के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसके मन में मौजूद प्राचीन वृक्ष एक बहुआयामी डेटा खोज इंजन की तरह काम करता था, जिससे वह किसी भी पेशे से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकता था। लेकिन जानकारी प्राप्त करने के बाद असली साधना फिर भी उसे खुद ही करनी पड़ती थी। पिछले एक साल में मार्शल मास्टर का भेष धारण करने वाले राक्षसों को मारते हुए उसने लूट के माल में 10 मिलियन से अधिक कमाए थे। फिर भी सब कुछ उसकी साधना में लगा दिया गया था और इसी तरह उसने सिर्फ एक साल में अपने शरीर को मानवीय सीमा तक तराश लिया था। उसके पास पैसे नहीं थे, स्वाभाविक रूप से वह किसी भी पैसे को हाथ से नहीं जाने देगा। 8 लाख से थोड़ा ज्यादा। याओ गुआंग ने अंतिम संख्या का हिसाब लगाया। उसे उन 3 आदमियों से कुल 810,000 मिले थे। उसकी नजर एक पल के लिए उस हाकी कोट वाले आदमी की टूटी गर्दन की ओर गई। भले ही उनकी व्यापार प्रक्रिया कुछ असामान्य थी, लेकिन उसे पैसे मिले थे और इससे निश्चित रूप से उसका व्यापारी अनुभव बढ़ेगा। उसने अपना ध्यान अपने मन में मौजूद प्राचीन पेड़ पर केंद्रित किया। 810,000 का वित्तीय लाभ प्रथम श्रेणी की व्यापारी शाखा को विकास पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं। मुख्य तने ने सभी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया है, इसलिए विकास रुक गया है। तुरंत बाद मार्शल दाओ शाखा ने पोषक तत्वों को अवशोषित किया और बढ़ने लगी। अंगों को मजबूत करने वाले क्षेत्र के बारे में नवप्राप्त अनुभव की थोड़ी मात्रा को पचाने के बाद याओ गुआंग ने अपने हाथ में टेरी बैंक कार की जांच की। उसे फोन पर कार का पिन पहले ही मिल चुका था। काश मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी का दाम क्या है। वित्तीय लेनदेन राक्षसों का शिकार करने जितना अनुभव तो नहीं देते थे, लेकिन जब तक राशि पर्याप्त बड़ी होती, वे फिर भी पूरक और अप्रत्याशित बोनस के रूप में काम कर सकते थे। उसे एक यूएसबी जैसी चाबी भी मिली थी, जो भूमिगत दुनिया में पहचान के टोकन के रूप में काम करती थी। वहां वे व्यक्ति को नहीं, बल्कि टोकन को पहचानते थे। याओ गुआंग अभी पेशेवर सफाई टीम से संपर्क करने के लिए टोकन का उपयोग करने की योजना बना ही रहा था कि जल्दबाजी में चलने की आवाजें सुनाई दी। एक पल के लिए सुनने के बाद वह दरवाजा बंद करने के इरादे से लिविंग रूम में चला गया। अचानक हॉलवे के कोने से आवाजें गूंजी। याओ गुआंग, 2 महिलाएं उसकी ओर दौड़ी। उनमें से एक रूपरंग और व्यवहार दोनों में असाधारण थी और वह उस धुंधले अपार्टमेंट में बिल्कुल बेमेल लग रही थी। उसका नाम सु याओ था और वह याओ गुआंग की बड़ी बहन थी। वह मूल मालिक की यादों में एकमात्र सकारात्मक चीज भी थी। उनके रिश्ते को देखते हुए याओ गुआंग बाहर कदम रखकर दरवाजा बंद कर गया। मैं बाहर जा रहा हूं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? याओ गुआंग ने पूछा। क्या तुम ठीक हो? सु याओ ने उसे छूकर देखने के लिए हाथ बढ़ाया। याओ गुआंग तुरंत एक तरफ हट गया। बस जो कहना है कहो, मुझे मत छुओ। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि वह बहुत करीब थी और आंशिक रूप से इसलिए कि वह इस तरह की आत्मीयता का आदी नहीं था। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो अपनी बड़ी बहन पसंद नहीं करते, है ना? या तुम शर्माने लगे हो? सु याओ ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। यह देखकर कि वह ठीक से चल फिर और कूद फांद कर रहा है, वह आखिरकार निश्चिंत हुई। दरअसल चौथी बहन चौथी भाई को पागल कर चुकी थी और चौथी भाई ने अपनी ही एक साथी से निपटने के लिए लोगों को काम पर रखने की हिम्मत कर डाली थी। इनाम का आदेश जो उसने
तक सुयाओयू मजाक करना खत्म कर चुकी थी और गंभीरता से बोली, याओ गुआंग, तुम अब यहां और नहीं रह सकते। चौथा भाई पागल हो गया है। उसने अपने ही एक आदमी से निपटने के लिए लोगों को काम पर रखने की हिम्मत की है। उसने भूमिगत दुनिया में जो इनाम का आदेश जारी किया है उसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। अब उसे वापस लेना बहुत देर हो चुकी है मौजूदा हालात में। सु शियांग्यांग, क्या वह पागल हो गया है? याओ गुआंग थोड़ा हैरान हुआ। मैं उसे पागल नहीं कहूंगा, लेकिन जो उसने किया है वह लगभग वैसा ही है। संक्षेप में, उसका काम तमाम हो गया है। एक बार तुम वापस चले जाओ तो तुम्हें फिर किसी के उत्पीड़न की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सु याओयू ने और कुछ नहीं बताया। सुनने के लिए कोई गपशप नहीं थी, इसलिए याओ गुआंग ने और कुछ नहीं पूछा। उसने बस कहा, मैं सु परिवार वापस नहीं जा रहा हूं, मैं यहां ठीक हूं। सु याओयू के पीछे खड़ी महिला ने कहा, तीसरे युवा स्वामी, आप अभी भी अपनी परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं। अगर आप वापस नहीं गए तो आपको बहुत खतरा होगा। याओ गुआंग ने उसकी ओर देखा। उसका नाम कायुन था। वह सु परिवार द्वारा गोद लिए गए अनाथों में से एक थी। दायु का 430 साल का इतिहास था और कुछ परिवार लगभग उतने ही पुराने थे। ये पुराने परिवार अक्सर अनाथों को प्रशिक्षित करने के लिए गोद लिया करते थे, भले ही सु परिवार उन परिवारों जितना पुराना नहीं था। वे एक सदी से अधिक समय से तियाननान में जमे हुए थे और उन्होंने कायुन जैसे कई लोगों को गोद लिया था। पहले ही उस समूह की पहचान कर ली है जिसने तुम पर रखी गई इनाम राशि को स्वीकार किया था। वे खुद को ब्लैक ट्रायंगुलम कहते हैं और इसके 4 सदस्य हैं। उन्होंने तियाननान में कई अपराध किए हैं और वे बेहद बेधड़क हैं। वे कोई भी काम कर लेते हैं और वे कुछ भी करने को तैयार हैं। कायुन ने धीमी आवाज में कहा, हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार उनका वाहन पहले। उन्हें ब्लैक ट्रायंगुलम कहा जाता है, लेकिन सदस्य 4 हैं। याओ गुआंग ने पूछा। हां, 3 सामने। एक परछाई में कायुन ने सिर हिलाया। याओ गुआंग को लगा कि उस गुमनाम बैंक कार्ड का पैसा शायद अब गया। समझ गया तो मुझे बताओ, सु परिवार सु शियांग्यांग द्वारा मुझसे निपटने के लिए हत्यारों को काम पर रखने के बारे में क्या करेगा? उसने पूछा। काइयुन इसका जवाब नहीं दे सकी। सो याओयू भी हिचकिचाती हुई लग रही थी। चूंकि याओ गुआंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए संभावना है कि सजा बहुत सख्त नहीं होगी। एक पल बाद जैसे उसे कुछ याद आया और वह दृढ़ता से बोली, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि कुल कानून सभागार आपको एक संतोषजनक जवाब देगा। ठीक है, याओ गुआंग ने हल्के से सिर हिलाया। शुरू में वह इसका जवाब कुछ और ही देना चाहता था। अगर सु परिवार मुझे संतोषजनक जवाब नहीं देगा तो मैं सु परिवार को खुद जवाब दूंगा। हालांकि सोचने के बाद उसे लगा कि ऐसा कहना बेकार है। आखिर में उसने बस इतना कहा, जब सु परिवार फैसला सुनाएगा तो मैं मौजूद रहूंगा। यह देखकर कि याओ गुआंग आखिरकार घर जाने को तैयार हो गया है, सु याओयू की आंखों में चमक आ गई। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, याओ गुआंग ने कहा, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूं। तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढने के लिए राजधानी से 300 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आई है और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। सुयाओयू ने एक अतिशयोक्तिपूर्ण अरबी मीम, अरबी दाट, अरबी लाम, अरबी वाव, अरबी मीम भाव बनाते हुए कहा। याओ गुआंग बस उसे देखता रह गया। उसकी जुबान बंद हो गई। जब वह चुप रहा तो सु याओयू चिंतित हो गई। उसने जल्दी से बात बदल दी। याओ गुआंग, अगर तुम्हें घर पर रहकर सच में दम घुटता है तो तुम कुछ समय के लिए मां के पास जा सकते हो। एक बार ब्लैक ट्रायंगुलम पकड़ा जाए तो तुम वापस आ सकते हो। याओ गुआंग ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें होटल का कमरा दिला दूंगा। तुम यहां नहीं रुक रहे, मैं सोफे पर सो सकती हूं, सु याओयू ने कहा। यह असुविधाजनक है, याओ गुआंग ने जवाब दिया। अंदर 3 लाशें थीं और उसका कारण बताना झंझट भरा होता। उसके लिए एक कमरा बुक कर देना और इस मामले को खत्म कर देना बेहतर था। ओह, मुझे समझ आ गया। मेरा छोटा भाई तो बड़ा हो गया है।
सु याओयू रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। चलो, वह बिना कुछ और बताए जाने के लिए मुड़ते हुए बोला। उसे इस हाल में देखकर सु याओयू चिंतित हो गई। हालांकि असहायता की भावना उस पर और भी भारी थी। उसके अतीत को ध्यान में रखते हुए वह उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। वह बस कायुन की ओर मुड़कर कह सकी, बड़ी बहन कायुन, मुझे अगले कुछ दिनों तक आपको परेशान करना पड़ेगा। परिवार ने पहले ही स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर लिया है। वे अपराधियों और इस तरह के लोगों की सख्त जांच कर रहे हैं, इसलिए वे जल्द ही ब्लैक ट्रायंगुलम का पता लगा लेंगे। चिंता मत करो, मैं तीसरे स्वामी को किसी नुकसान से नहीं होने दूंगी, कायुन ने गंभीरता से कहा। एक छोटी सी चुप्पी के बाद उसने आगे कहा, लेकिन मिस यंग मास्टर भी ऐसे नहीं रह सकते। मुझे पता है, सु याओयू ने धीरे से आह भरी। उसके चेहरे पर गहरी लाचारी झलक रही थी। उसके उसके माता पिता सु याओगुआंग और सु आनपिंग के बीच के रिश्ते बेहद जटिल थे। पिछले कुछ वर्षों में उसने परिवार को फिर से जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसका एकमात्र छोटा भाई फिर भी उससे और भी दूर होता गया। पहले सब ठीक था, लेकिन पिछले एक साल में उन्होंने फोन पर मुश्किल से ही बात की थी। उसे नहीं पता था कि उसने कुछ ऐसा कहा या किया था जिससे उसकी कोई नाजुक नस छू गई हो या कुछ इसी तरह का कुछ। वह बस इतना ही कर सकती थी कि सामान्य व्यवहार करे, करीब रहे और उसे थोड़ी पारिवारिक गर्माहट महसूस कराए। अध्याय 5, एक संयोगपूर्ण मुलाकात। सु याओयू के आने से पहले याओ गुआंग हर दिन अपनी परसेप्शन तकनीक का उपयोग करते हुए मार्शल आर्टिस्टों की तलाश में शहर में साइकिल चला रहा था। एक डेमन की ची और खून हमेशा गाढ़ा और भारी रहता था। जब डेमन किसी मानव शरीर के अंदर छिपता भी था तो मेजबान स्पष्ट रूप से भारी भरकम हो जाता था और वह उग्र और भयानक आभा उनके चेहरे पर झलकती थी। दैत्य आम तौर पर अपना दिमाग इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे अक्सर मार्शल आर्टिस्ट गिरोह और हिंसा के आदि अन्य समूहों में छिप जाते थे। इन समूहों के सदस्यों का शिकार करना बेमतलब इधर-उधर भटकने से कहीं ज्यादा प्रभावी रहा था। हालांकि सुयाओयू के अचानक आने से याओगुआंग की योजनाएं अस्त-व्यस्त हो गईं। निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उसे उसके जाने के बाद याओगुआंग घर लौट आया। सु परिवार ने मुझे बहुत आसानी से ढूंढ लिया। भले ही मैंने खुद को ज्यादा छिपाया नहीं था, फिर भी यह साबित करता है कि मेरी निगरानीरोधी क्षमताएं अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। वह अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते हुए सोच रहा था। अपने आकार को बदलने और अपनी शक्ल बदलने की विभिन्न तकनीकें उसके दिमाग में उभरी। उसी समय उसने अपना कंप्यूटर चालू किया, एक वेबसाइट एक्सेस की और ब्लैक ट्रायंगुलम से ली गई एन्क्रिप्टेड कुंजी को डाला। वेब पेज जल्दी से लोड हो गया। स्क्रीन पर कई सेवा श्रेणियां दिखाई दी, जिनमें सुरक्षा, भाड़े के हत्यारे, परिवहन, सफाई और भी बहुत कुछ शामिल थे। उसने सफाई सेवाओं का पेज खोला और एक नजर डाली। वहां कई विकल्प थे, दोष लेना, आरोप मिटाना, घटनास्थल की सफाई, पहचान की व्यवस्था और भी बहुत कुछ। याओ गुआंग ने लाश की सफाई सेवा का चयन किया, पता भरा और यह भी लिखा कि यह जरूरी था। 100,000 की सेवा शुल्क का भुगतान करने के बाद उसने एक नया इनाम जारी किया, जिसमें तियाननान प्रांत के सभी मार्शल मास्टर्स की बुनियादी जानकारी का अनुरोध किया गया। चूंकि उसे केवल बुनियादी डेटा की आवश्यकता थी, इसलिए उसका इनाम की कीमत अधिक नहीं थी, केवल 300,000 थी। इनाम जमा करने के बाद उसने व्यक्तिगत खाता टैब के तहत सूचीबद्ध आदेशों को ब्राउज किया। ब्लैक ट्रायंगुलम द्वारा स्वीकार किए गए हर काम की कीमत कम से कम 1 मिलियन होती थी। सबसे हाल वाला 15 मिलियन का था। याओ गुआंग ने काला बैंक कार्ड निकाला। यह कार्ड उस प्रकार का था जिसका उपयोग ऑनलाइन नहीं किया जा सकता था और लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक वास्तविक कार रीडर की आवश्यकता होती थी। दूसरे शब्दों में 15 मिलियन शायद अभी भी उसमें ही थे।
इतने सारे पैसों से मैं अपनी क्षमता को बढ़ाने वाली दवाएं ले सकता हूं और अपनी काया को मानवीय सीमा तक मजबूत कर सकता हूं। एक बार ऐसा हो जाने पर मैं रक्त का नवीनीकरण और मज्जा की सफाई कर पाऊंगा और मानवीय सीमाओं को पार करने के मार्ग पर चल पड़ूंगा। उसने कार्ड को वापस रख दिया, फिर व्यक्तिगत खाता टैब में प्रदर्शित बैलेंस को देखा। यह शून्य था क्या? पैसे ब्लैक ट्रायंगुलम के उत्तरजीवी, जो पर्दे के पीछे काम करता था, ने ले लिए थे। वैसे भी अगर सु शियांग्यांग उसे मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखने के लिए आराम से 15 मिलियन खर्च कर सकता था, तो निश्चित रूप से उसकी संपत्ति उस राशि से कहीं ज्यादा थी। जब सु परिवार अंततः सु शियांग्यांग पर फैसला सुनाएगा, तो भावनात्मक क्षति के लिए 150 मिलियन का मुआवजा मांगना शायद ज्यादा नहीं होगा। एक पल बाद याओ गुआंग ने सिर हिला दिया। छोड़ो, जरूरत नहीं है। यह एक बड़ी रकम है। जो दूसरों को मारते हैं उन्हें भी मारा जाएगा। जीवन का बदला जीवन से ही चुकाया जाना चाहिए। उस मामले को बाद के लिए छोड़ते हुए उसने देश की सबसे बड़ी औषधि जड़ी बूटियों की वेबसाइट हार्ट नर्चरमेंट पैलेस खोली और हर वह जड़ी बूटी खरीदी जो शरीर को उत्तेजित कर सकती थी और शारीरिक बनावट को निखार सकती थी। ऑर्डर का कुल 10 मिलियन से अधिक था। जल्द ही हार्ट नर्चर पैलेस ने खरीदारी की पुष्टि करने और सामान लेने के लिए एक स्टोर तय करने के लिए फोन किया। तभी किसी ने दरवाजे पर लगातार खटखटाया। अपने फोन पर नजर डालने के बाद याओ गुआंग दरवाजे तक गया और उसे खोला। प्रवेश द्वार पर 3 आदमी खड़े थे, जो सफाई कर्मी का अरबी अरबीबा अरबियालीफ अरबीसीन पहने हुए थे, रेनकोट पहने हुए थे और उनके चेहरों पर मास्क थे। याओ गुआंग एक तरफ हट गया और बिना एक शब्द कहे तीनों को अंदर आने दिया। वे सीधे काम पर लग गए। दो ने शवों को पैक किया, जबकि दूसरे ने खून का हर निशान मिटा दिया। यह पूरा काम पूरी तरह से चुप्पी में किया गया। 10 मिनट से भी कम समय में काम पूरा हो गया। उन्होंने हवा को ताज़ा करने के लिए कीटाणुनाशक छिड़का, शवों को एक सच्ची कंपनी के लोगो वाली सफाई ट्रॉली में लाद दिया और उसे कार्गो लिफ्ट की ओर धकेल दिया। रींग लिफ्ट के दरवाजे खुल गए और अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। अंदर 5 लोग थे। आज माल और यात्री एक ही लिफ्ट में सवार थे। सु याओयू के अलावा लिन शियाओवेई, 2 पुलिस अधिकारी और एक मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ भी थे। दरवाजे खुलते ही लिन शियाओवेई की आवाज सुनाई दी। सु और लिन परिवार दशकों से करीब है। मैं तुम्हें 6 साल से जानता हूं याओयू, चूंकि तुमने पूछा है, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं ब्लैक ट्रायंगुलम का पता लगाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि सु याओ गुआंग सुरक्षित रहे। इंस्पेक्टर लिन युनमेंग शहर की टास्क फोर्स के सर्वश्रेष्ठ जासूस हैं और जेनवू संप्रदाय के सलाहकार। ये यूहे की मदद से अध्यक्ष सु को आश्वस्त होना चाहिए। युनमेंग शहर किसी भी अपराधी को कभी भागने नहीं देगा, अधीक्षक झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, मुझे इंस्पेक्टर लिन और मार्शल मास्टर ये पर भरोसा है, सु याओयू ने जवाब दिया और फिर लड़ाकू पोशाक पहने महिला की ओर मुड़ा। मैं भी आपको परेशान करूंगी। उस महिला ने सिर हिलाया। वह कोई और नहीं बल्कि वह छोटी बहन थी जो कुछ ही देर पहले शिया वुआन के बगल में खड़ी थी। जैसे ही समूह लिफ्ट से बाहर निकला, 3 सफाई कर्मचारी ट्रॉली को अंदर धकेल रहे थे। उनके कपड़ों ने तुरंत ही लिन शियाओवेई का ध्यान खींच लिया। रुको, वह चिल्लाई। लगभग उसी क्षण गलियारे के दूसरे छोर से एक आवाज आई, आप सब भी आ गए। याओ गुआंग, सु याओयू ने पुकारा। वह तुरंत आगे आई और समूह का परिचय कराया। मैंने आपकी मदद के लिए असली पेशेवरों को लाया है। यह इंस्पेक्टर लिन शियाओवेई हैं। उन्होंने सेंट्रल कैपिटल रॉयल पुलिस अकादमी से अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 6 साल तक सेवा की है। उन्होंने अनगिनत अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसने फॉर्म फिटिंग पोशाक पहने महिला का परिचय कराया। यह ये यूहे हैं, झेनवू संप्रदाय की वर्तमान
पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से एक। उनके पास राष्ट्रीय मार्शल आर्ट एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित लेवल 4 का राष्ट्रीय खिताब है। आपने लगभग 1 साल पहले प्रशिक्षण शुरू किया था, है ना? अगर आप मार्शल मास्टर ये से एक भी चाल सीख पाते हैं तो आपकी ताकत में उस परिचय के कारण लिन शियाओवेई ने आखिरकार अपना ध्यान सु याओगुआंग की ओर मोड़ दिया। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए तीनों सफाई कर्मचारी झटपट ट्रॉली को लिफ्ट में धकेल दिए। स्तर 4 मार्शल मास्टर याओगुआंग ने लिन शियाओवेई की ओर मुड़ने से पहले हाँ में सिर हिलाया। अपनी परसेप्शन गुप्त तकनीक के जरिए वह तुरंत पहचान गया कि वह वास्तव में टेरन खींचने और हड्डियों को मजबूत करने के चरण तक पहुंच चुकी थी। उसकी उम्र देखकर वह 25 या 26 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। लड़ाई की दुनिया में उसकी उम्र में इतनी ताकत सम्मानजनक थी। नमस्ते, उसने साधारण से अंदाज में अभिवादन किया। ये यूहे ने याओ गुआंग को देखा और उसके चेहरे पर हल्की हैरानी के साथ उतार चढ़ाव आया। बस एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो वह किसी जंगल में अकेली खड़ी हो और कोई भयानक शिकारी उसे घूर रहा हो। यह लड़का तो बस 20-21 साल का लगता है, नहीं? फाइल में लिखा था कि वह 19 साल का है ना? एक 19 साल के कॉलेज छात्र ने उसे उस खतरे का सहज एहसास दिलाया जो कोई उच्चस्तरीय शिकारी महसूस कराता है। ये यूहे इसे समझ नहीं पा रही थी। यह कैसे संभव है? मैं एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित एक लेवल 4 मार्शल मास्टर हूं। मैं अकेले आसानी से 1 दर्जन पुरुषों को हरा सकती हूं। एक 19 साल का लड़का मुझे ऐसा एहसास कैसे दिला सकता है? और वह सुपरिवार से है। उसके पास मिली जानकारी के अनुसार सु हुआईफेंग ने सालों तक अय्याशी में डूबे रहकर एक गंभीर बीमारी पकड़ ली थी और अब मौत के करीब था। उसके एकमात्र सार्वजनिक रूप से जाने जाने वाले बेटे ने अनगिनत पीड़ितों के साथ भयानक अपराध किए थे। जाहिर है उसने अब सु याओगुआंग को मारने के लिए ब्लैक ट्रायंगुलम को काम पर रखा था, क्योंकि वे दोनों ही सु हुआईफेंग की एकमात्र पुरुष संतानें थे। अगर याओगुआंग मर जाता तो वह प्रत्यक्ष वंश में एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाता और सुपरिवार स्वाभाविक रूप से हर कीमत पर उसकी रक्षा करता। लेकिन उसकी साजिश बेनकाब हो गई और विफल हो गई। ये यूहे ने सु याओयू के अनुरोध को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि वह याओगुआंग की क्षमता को पहचानती थी। यह एक शुरुआती निवेश था, ज़ेनवू संप्रदाय को भविष्य की शक्ति के साथ संबंध बनाने में मदद करने का एक मौका था। चूंकि वह कुछ हासिल करना चाहती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सम्मान दिखाएगी। चूंकि वह पूरे सुपरिवार का प्रतिनिधि माना जा सकता था, इसलिए वह थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकती थी। नमस्ते, ये यूहे ने एक गर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो उसके तीखे विचारों के बिल्कुल विपरीत था। अगर आपको वाकई मार्शल दाओ में दिलचस्पी है तो मुझे लगता है कि मैं कुछ मदद कर सकती हूं। मुझे तो युद्ध कला की दुनिया के लोगों में ज्यादा दिलचस्पी है, याओ गुआंग ने जवाब दिया। युनमेंग शहर में या यहां तक कि पूरे तियाननान में कौन कौन से मार्शल मास्टर और ग्रैंड मास्टर हैं? ये यूहे एक पल के लिए रुक गई। वह थोड़ी हैरान थी। मार्शल मास्टर और ग्रैंड मास्टर? वह सिर्फ मार्शल मास्टर और ग्रैंड मास्टर के बारे में ही पूछ रहा है। लेकिन शुरुआती लोगों के लिए यह सामान्य बात है। उनके लिए केवल वही लोग महत्वपूर्ण हैं जो शिखर पर खड़े हैं, ये यूहे ने सोचा। वह धीरे से मुस्कुराई। मार्शल दाव का अभ्यास करने के लिए कड़क ठंड में, सर्दियों के प्रशिक्षण और तपती गर्मी में गर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बहुत कम लोग अंत तक सहन कर पाते हैं। आम लोगों के लिए एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बनना ही एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। ये लोग प्रांतीय या शहर स्तरीय टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। एक मार्शल मास्टर अपने दम पर खड़ा। वह आगे बोलने से पहले रुकी। वह केवल लगन से हासिल किया जाने वाला स्तर नहीं है, इसके लिए प्रतिभा, समझ, लगन और संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि इनमें से एक भी चीज की कमी हो तो यह बस असंभव है। मुझे और जानना है, याओ गुआंग ने कहा। क्या आप विस्तार से बता सकती हैं कि तियाननान में कौन से मार्शल मास्टर और ग्रैंड मास्टर सक्रिय हैं?
अपने छोटे भाई को ये यूहे के साथ इतनी खुशी से बात करते देख सु याओयू मुस्कुराई। एक इतने प्रतिष्ठित मार्शल सलाहकार को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने का उसका प्रयास व्यर्थ नहीं गया था, खासकर यह देखते हुए कि ये यूहे काफी आकर्षक भी था, भले ही वह थोड़ी बड़ी थी। लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं था। बातचीत गहरी होती देख वह हल्की सी हंसी। छोटे भाई, क्या तुम सलाहकार ये को अंदर नहीं बुलाओगे? माफ कीजिए, याओ गुआंग ने विनम्रता से जवाब दिया। हालांकि उसके दैनिक कार्यों में लोगों को मारना और राक्षसों का संहार करना शामिल था, लेकिन मूल रूप से वह एक सभ्य युवक था। उसने विनम्रता से इशारा किया और ये यूहे और अन्य लोगों को अपार्टमेंट के अंदर आमंत्रित किया। यह देखकर कि याओगुआंग को उसे छोटे भाई कहने पर कोई आपत्ति नहीं है, सु याओयू को राहत मिली। लड़ाकू दुनिया के रहस्य मुझे भी दिलचस्प लगते हैं, आपकी बदौलत। तीसरे युवा स्वामी सु, मैं आखिरकार ठीक से सुन सकती हूं, लिन शियाओवेई ने अंदर आते हुए हंसते हुए कहा। हम जैसे ही वह अंदर आई, उसने सफाई करने वाले रसायनों की हल्की बनी रहने वाली महक को महसूस किया। उस गंध में कुछ ऐसा था जो उसे थोड़ा परिचित लगा। कृपया कहीं भी बैठ जाए, याओ गुआंग ने उसका ध्यान वापस खींचते हुए कहा। आप बहुत सादगी से रहते हैं, युवा स्वामी सु, ये यूहे ने हल्के आश्चर्य के साथ टिप्पणी की। अपार्टमेंट लगभग 60 वर्ग मीटर का था और उसमें ठीक ठाक साज सजा थी, लेकिन याओ गुआंग की पहचान को देखते हुए यह वास्तव में साधारण ही था। मुझे बस मेरे नाम से बुलाए, याओ गुआंग ने कहा। याओ गुआंग ने भले ही ऐसा कहा हो, ये यूहे कभी भी इतनी सहज नहीं होती। सु याओयू के विपरीत वह उसे सु हुआइफिंग की वंश का संभावित उत्तराधिकारी मानती थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह कम आंकने की भूल नहीं कर सकती थी। वह एक पल के लिए सोचती रही, फिर उसके पहले वाले सवाल का जवाब देना शुरू किया। चूंकि आपको मार्शल दुनिया में दिलचस्पी है, तो मैं आपको एक उचित स्पष्टीकरण दूंगी। देखती हूं, अगर हम मार्शल मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स की बात कर रहे हैं, तो तियाननान के 10 बाघ और उत्तर और दक्षिण के 3 परम। साझा उत्साह दिखाने के लिए सुयाओयू ने तुरंत कहा, मैंने भी 10 शेरों और 3 परमों के बारे में सुना है। उनकी प्रसिद्धि सिर्फ मार्शल दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई है, खासकर 10 शेरों के नेता लोंग दाओ की। उसने पिछला ओवरलॉर्ड कप मार्शल टूर्नामेंट जीता था। फाइनल मैच में मैंने सुना है कि उसने 100 मिलियन कमाए थे। 100 मिलियन? याओ गुआंग ने हैरानी से अपना सिर उठाया। सही कहूं तो उसने 120 मिलियन कमाए थे। ये यूहे ने उसे सही किया, फिर पछतावे से आह भरते हुए कहा। दुर्भाग्य से उसे एक क्रूर अपराधी ने मार डाला। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था, वरना चूंकि उसने अंगमजबूती का अभ्यास पहले ही शुरू कर दिया था, वह जल्द ही एक ग्रैंड मास्टर बन जाता।